बहुत बहुत स्वागत है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में। और आज हम जो बिगनर सीरीज़ है हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, वो स्टडी करेंगे कि इंडिया का जीडीपी कितना रहा क्वार्टर टू का, उसका क्या रिलेशन है हमारी स्टॉक मार्केट के साथ, और किस तरह से जीडीपी का बढ़ना स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा होता है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। आज क्योंकि वीकेंड स्टार्ट होता है सैटरडे से, तो वीकेंड को हम सैटरडे और संडे को हम बेसिक वीडियोस की सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें हम किसी कॉन्सेप्ट को डिफाइन करेंगे और उस कॉन्सेप्ट को फिर डिटेल में हम एनालाइज करेंगे। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज जीडीपी, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट है, और अभी जीडीपी क्वार्टर टू फाइनेंशियल ईयर 2024-25 जिसका डाटा अभी यस्टरडे सरकार ने रिलीज किया है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो ये डाटा रिलीज करती है। इस डाटा को हम एनालाइज करेंगे। आप देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, इंडिया जीडीपी ग्रोथ स्लोड टू 5.4% in financial years 25, on from 8.1% the same period. Last year 8.1% था, जो क्वार्टर टू था 24 का, वहां पे ये डाटा है 8.1%, और 25 का जो क्वार्टर टू है उसका जो डाटा है दैट इज 5.4%। इतनी भारी जो डिक्लाइन है, इसको हम डिस्कस करेंगे कि क्या रीजंस रहे, ऐसा क्यों हुआ, और फ्यूचर आउटलुक क्या रहेगी इसकी। जीडीपी से रिलेटेड ये मेरा पहला वीडियो है। दूसरे वीडियो में ये जो जीडीपी क्वार्टर टू के जो आंकड़े आए हैं, इनका स्टॉक मार्केट पे क्या फर्क है और कौन से स्टॉक्स इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, स्टॉक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा इनका, हम कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो मेरे वीडियोस हैं, ये बिगिनर लेवल ऑफ और स्टॉक मार्केट को लेके हैं। इसके बाद में इंटरमीडिएट लेवल के बनाऊंगा, फिर मैं एडवांस लेवल के वीडियोस बनाएंगे जो कि आपको इन डेप्थ डिटेल में चीज़ों को समझाएंगे। तो ये जितने भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, ये सारे बिगिनर लेवल ऑफ वीडियोस हैं। तो आप इन कॉन्सेप्ट्स को समझिए ज़ीरो से। इस कॉन्सेप्ट को मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट नहीं हैं, आपको स्टॉक मार्केट का कुछ पता नहीं है। अब मुझको आपको सिंपलिस्टिक टर्म में ये समझाना है कि जीडीपी क्या है और जीडीपी का इन्फ्लुएंस स्टॉक मार्केट पे क्या होता है। तो व्हाट इज जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज अ मेजर ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ अ गुड्स, यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। स्पेसिफिक पीरियड को मैं आगे चल के आपको डिफाइन करूंगा। थिंक ऑफ इट एज द टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री। तो इन 3 मंथ्स में सितंबर क्वार्टर की बात हो रही है ये। इन 3 महीनों में, जुलाई अगस्त सितंबर, इन 3 महीनों में हमारी जो जीडीपी है इंडियन इकोनॉमी की, वो किस तरह से रही। तो इसमें सबसे पहली टर्म क्या आ गई? गुड्स। दूसरी क्या आ गई? सर्विसेज। इनकी कैलकुलेशन करेंगे हम। और टाइम पीरियड कौन सा आ गया? टाइम पीरियड बेसिकली तीन कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है, क्वार्टर, हाफ ईयरली एंड ईयरली। इस तरह से ये डाटा रिलीज करती है फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो आज हम किसको स्टडी कर रहे हैं? क्वार्टरली ग्रोथ को। तो आगे अब आप देखिए, यहाँ पे सिंपल वे में अंडरस्टैंड कीजिए आप। गुड्स एंड सर्विसेज, दीज इंक्लूड्स एवरीथिंग इन अ कंट्री, जिसमें क्या आएगा? कार, फूड, क्लोथ्स, सर्विसेज, हेल्थ केयर, एडुकेशन, बैंकिंग। यहाँ पे एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए 100 गाड़ियां हैं आपके यहाँ, एक गाड़ी जो है 5 लाख रुपए की है, तो टोटल जीडीपी कितनी हुई? यहाँ पे जीडीपी टोटल कितनी होगी? 5 CR। इस एग्जाम्पल में हमने समझाया है। और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, विद इन अ कंट्री जीडीपी ओनली काउंट वही गुड्स एंड सर्विसेज काउंट होंगी जो विद इन कंट्री में होंगी, और जो आउटसाइड इंडिया प्रोड्यूस होगी वो काउंट नहीं होगी। याद रखिएगा आप इस बात को। विद इन इंडियन बॉर्डर ही जो चीजें प्रोड्यूस होनी चाहिए, मान लीजिए इंडिया की कोई कंपनी है जो स्विट्जरलैंड में है, वहां पे चीजें प्रोड्यूस कर रही हैं,
तो वो इंडिया की जीडीपी में नहीं आएंगी, वो किसकी जीडीपी में आएंगी? स्विट्जरलैंड की जीडीपी में आएंगी। और अगला इसका कंपोनेंट है स्पेसिफिक पीरियड। स्पेसिफिक पीरियड मैंने आपको पहले भी बताया, 3 पार्ट्स इसके हैं, वन इज क्वार्टर, हाफ ईयरली एंड ईयरली। ये 3 स्पेसिफिक पीरियड है इसके। और आज हम जो इसको स्टडी करेंगे, हम Q2 फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 ये डाटा रिलीज किया गया है, इसको हम स्टडी कर रहे हैं। अब आगे देखिए आप, वाई इज जीडीपी इंपॉर्टेंट? क्यों इंपॉर्टेंट है जीडीपी? इकोनॉमिक हेल्थ। GDP help us understand how well the economy is doing. Growing GDP mean economy is healthy and producing more goods and services. अगर लास्ट कौन सा 24 का Q2 था, उसमें 8.1% थी, बहुत अच्छी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ बोला जाएगा इसको। लेकिन इस साल की 25 का जो Q2 है वो कितनी है? 5.4, जो लेस देन 6 अच्छी इकोनॉमी नहीं मानी जाती है। तो क्या फैक्टर रहे, इसको हम आगे स्टडी करेंगे। अब और इंपॉर्टेंस क्या है जीडीपी डाटा की? इट अलाउज टू कंपेयर द इकोनॉमी परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट कंट्री रीजन। इसमें कॉन्सेप्ट में आप एक चीज को समझिए, दुनिया की कंट्रीज को हमने फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड, अलग अलग कैटेगरीज है। फर्स्ट वर्ल्ड में आती हैं जो डेवलप्ड नेशंस हैं, तो हम उनकी इकोनॉमीज को कंपेयर करेंगे, जिसमें यूएस हो गया, जापान हो गया, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, उनको हम कंपेयर करेंगे। थर्ड वर्ल्ड जो अभी ग्रोइंग इकोनॉमी है, अब इंडिया कहाँ पे आता है? थर्ड, सेकंड, इंडिया थर्ड वर्ल्ड कंट्री से बाहर निकल चुका है, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। कुछ एक सालों की बात है, 4th होने वाली है, अगले कुछ एक सालों में वो 3rd पे आने वाली है। और अगर परचेज पावर पैरिटी में करें, देन इंडिया इज 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इस कॉन्सेप्ट को मैं अलग से किसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो जो कंपैरिजन है इंडिया, और कंपैरिजन होगा इंडिया एंड चाइना का, तो जो ग्रोथ रेट है इंडिया का वो चाइना से बहुत हाई है, लेकिन अब की बार हम डिक्लाइन किए हैं। और यहाँ पे इसको मैंने कंक्लूड किया एक बहुत बढ़िया लाइन में, इन समरी जीडीपी इज लाइक अ रिपोर्ट कार्ड। जीडीपी क्या है? आपका रिपोर्ट कार्ड है फॉर अ कंट्रीज इकोनॉमी, शोइंग हाउ मच वैल्यू इट क्रिएट थ्रू इट्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे इस रिपोर्ट कार्ड में इंडियन इकोनॉमी का 5.4%, इसको क्या बोलेंगे? इट एक्सीलेंट तो ये है नहीं, इट इज नॉट एक्सीलेंट। गुड नहीं, गुड भी नहीं बोलेंगे, इट इज लिटिल बिट, हम इसको पुअर परफॉर्मेंस बोलेंगे। पुअर परफॉर्मेंस है ये हमारी इकोनॉमी की। तो हमारा जो रिपोर्ट कार्ड है, जैसे आपके स्कूल से आपके बच्चों का या आपका खुद का जो रिपोर्ट कार्ड आता है, तो वो रिपोर्ट कार्ड क्या बताता है कि आपने क्या हासिल किया है अपने टर्म एग्जामिनेशन में, फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में, हाफ ईयरली में। उस तरह से इंडियन इकोनॉमी का ये रिपोर्ट कार्ड है, और ये रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब हम चलेंगे कि ये वाई इट इज नॉट गुड। ये 5.4 है, डाउन हुआ है, 8.1% था 24 में। रीजन इसके जो मेन रीजन है, मैन्युफैक्चरिंग में स्लो डाउन हुआ है, लेकिन किस में? मैन्युफैक्चरिंग नंबर 1, नंबर 2 कंजम्पशन। और इसका और रीजन जो है हाई इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो है वो बहुत हाई है इंडिया में, और हाई इंटरेस्ट रेट हाई होंगे तो लोग जो हैं कम लोन लेंगे, कम पैसा मार्केट में आएगा। जब कम पैसा मार्केट में आएगा तो प्रोडक्शन भी कम होगी। तो अब आरबीआई के ऊपर बहुत, इस डाटा का बहुत बड़ा प्रेशर है। अब आरबीआई को अपने जो इंटरेस्ट रेट वो हर हाल में डिक्रीज करने पड़ेंगे इन
दिसंबर इटसेल्फ, दिसंबर 24। दिसंबर में जो आरबीआई की मीटिंग होगी, इंटरेस्ट रेट कम होंगे, मार्केट में पैसा ज़्यादा आएगा। मार्केट में जब फ्लो ऑफ मनी ज़्यादा होगा तो लोगों के हाथों में पैसा ज़्यादा होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, ज़्यादा डिस्पोजल होगा और इकोनॉमी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी। गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स क्या आया है, क्योंकि जो ये जीडीपी है गवर्नमेंट की ओर से चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सीईए इनको बोल डेजिग्नेशन है इस टर्म की, वी अनंथा नागेश्वरन, इन्होंने ये बोला है कि ये बस एक तरह का है, हमेशा ऐसा नहीं होगा। और उन्होंने कॉन्फिडेंस जताया है कि आगे जो हमारी इकोनॉमी है वो अपना टारगेट फुलफिल करेगी। स्टैंडर्ड जो भी सरकार होगी सत्ता में उसका ये रिस्पॉन्स रहेगा। हालांकि जो डाटा आया है, जो आंकड़े आए हैं वो बहुत ही पुअर है, दे आर वेरी पुअर। तो लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि ये बस अब की बार हुआ, अगली बार ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। अब जो हम डाटा है उसको एनालाइज करने से पहले, जो इंडियन इकोनॉमी है, जो इकोनॉमी है उसको बेसिकली 3 सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। एक प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा टर्शरी सेक्टर। इनको लूज लैंग्वेज में या कॉमन लैंग्वेज में एग्रेरियन सेक्टर बोल देते हैं, इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोल देते हैं और इसको सर्विस सेक्टर बोल देते हैं। इस तरह से इनको इंडियन इकोनॉमी को डिवाइड किया गया है। इन तीनों के अलग अलग जो डाटा है, आंकड़े हैं, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री जारी करती है, जो उन्होंने जारी किए हैं। अब ये देखिए प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या इंक्लूड आता है। एग्रीकल्चर है इसमें, लाइव स्टॉक है इसमें, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग है इसमें, माइनिंग एंड क्वेरिंग है। ये आया आपका प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग, जो ऊपर मैंने आपको बताया कि इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं क्योंकि इसकी पहली जो टर्म है उसमें मैन्युफैक्चरिंग है। फिर इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, वाटर सप्लाई है, अदर यूटिलिटी सर्विसेज एंड कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन जो है वो सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है, ये आप नोट करिएगा इस पॉइंट को। टर्शरी सेक्टर में ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज। ये ढांचा है, स्ट्रक्चर है इंडियन इकोनॉमी का, जिसके 3 पार्ट हैं और इसको हम अब बड़े ध्यान से आगे चल के समझेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट करवाना चाहता हूँ। ये देखिए आप यहाँ पे क्वार्टर 1 में ये है हमारा प्राइमरी सेक्टर, ये प्राइमरी सेक्टर हुआ, ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर है जो येलो में है, दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज टर्शरी सेक्टर। अब आप देखिए 22-23 में, वैसे तो आप जनरली पूरी इकोनॉमी को देखिए, हमारा जो शेयर है एग्रीकल्चर का वो हमारी टोटल इकोनॉमी में बहुत कम है। दूसरे नंबर के ऊपर किसका शेयर है? मैन्युफैक्चरिंग का। तीसरे नंबर के ऊपर किसका शेयर है? सर्विस सेक्टर का। आप नोट कीजिए 2022 से लेके 2024 तक देखिए शेयर सर्विस सेक्टर का हमेशा हाई है। अब यहाँ पे आप देखिए जो अभी डाटा आया है Q2 का, तो उसमें 15% के करीब हमारा क्या है? प्राइमरी सेक्टर है। सेकेंडरी 24.7 और टर्शरी 59.5। जबकि इसका कंपैरिजन हम करें Q2 24 के साथ, तो ये 16 था, ये कम हुआ है। ये 24.4 था, ये 24.7 हुआ, 0.3 बढ़ा है। ये 52.1 था सर्विस सेक्टर, जो बढ़ के 59 हुआ है, जिसमें मैसिव इंक्रीज हुई है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के और टर्शरी सेक्टर के, जो कंपोजिशन यहाँ पे बताई गई है। अब हम इन तीनों सेक्टर्स में क्या परसेंटेज ऑफ ग्रोथ रही है ये देखिए आप। हम प्राइमरी सेक्टर को देखते हैं और प्राइमरी सेक्टर को क्या बोलते हैं? एग्रेरियन सेक्टर। इसमें आप देखिए 22-23 के अंदर 1.4%, वेरी पुअर। 23-24 के अंदर 2.9, 24-25 ये वाला जो क्वार्टर है, इस वाले क्वार्टर में 3.0, मीनिंग एग्रीकल्चर सेक्टर में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई है 0.1%, जो कोई बहुत अच्छी नहीं है।
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 22-23 में माइनस में था, 23-24 में सेकेंडरी सेक्टर 13.3% था। रीजन, गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिए थे, मेनली कैपेक्स इंसेंटिव दिए गए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ताकि उनकी प्रोडक्शन बढ़े। लेकिन 24-25 वाला ये जो है, क्योंकि पीछे इलेक्शन हुए हैं, नई गवर्नमेंट बनी, तो इंसेंटिव्स नहीं मिल पाए और बहुत बड़ा फॉल हुआ, अप्रोक्सीमेटली 10% पॉइंट। तो मैन्युफैक्चरिंग बहुत बुरी तरह से यहाँ डिक्लाइन की। अब आप टर्शरी सेक्टर को देखिए। टर्शरी सेक्टर 22-23 में बहुत अच्छा 9.8, और टर्शरी 23-24 में 6% और 24-25 में 7.1%। तो इसकी 23-24 क्वार्टर से इंक्रीज हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा जहां पे फर्क पड़ा है वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो कि बहुत ही डिसमल परफॉर्मेंस है उसकी। इसके बाद हम आगे चलेंगे। अब आप सेक्टर वाइज देखिए। जो सेक्टर वाइज है हमारा, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक 14%, माइनिंग और क्वायरिंग कितना है 2%। बहुत, हमारी जीडीपी में बहुत बड़ा शेयर नहीं है माइनिंग एंड क्वायरिंग का, लेकिन पॉलिटिकली बहुत हो हल्ला मचा होता है चारों तरफ। सॉरी, इसकी पॉलिटिकल डायमेंशंस हैं, लेकिन इसकी जो डायमेंशंस हैं वो इकोनॉमी में बहुत बड़ी नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग 14%। तो गवर्नमेंट का जो मेड इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो सपोर्ट करना चाहता है मैन्युफैक्चरिंग को। इसको आगे और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे हम। और इलेक्ट्रिकल, गैस और इस सब का कंपोनेंट 2% है। कंस्ट्रक्शन का कंपोनेंट 8% है, इसका भी इंक्रीज होना जरूरी है। ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सर्विस रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग 18%, अच्छा शेयर इनका। लेकिन जो सबसे बड़ा शेयर है इंडियन इकोनॉमी में वो है फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज। और यहाँ पे जो इन्होंने नहीं लिखा फाइनेंस मिनिस्टर ने, वो था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, ITES, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, उसका बहुत अच्छा शेयर है यहाँ पे। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, अदर सर्विसेज, दिस इज 16%। तो इस तरह से ये हमारा मैप है। अब आप सेक्टर वाइज ग्रोथ रेट, परसेंटेज ऑफ रियल ग्रॉस, जो यहाँ पे GVA है, GVA का मीनिंग हुआ ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड जो की गई हैं इस क्वार्टर के अंदर, वो परसेंटेज इस तरह से है। एग्रीकल्चर पहले, ये लास्ट जो क्वार्टर था 23-24 का 1.7, इस क्वार्टर में 3.5। माइनिंग और क्वेयरिंग में देखिए आप, लास्ट क्वार्टर में 11% था 23-24 में, और इस वाले क्वार्टर में -0.1% है। यहाँ पे सरकार को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैन्युफैक्चरिंग 14% था, जो घट के 2.2% रहा है। सबसे बड़ा डिक्लाइन यहाँ पे है, इलेक्शन हुए अब की बार, एक रीज़न ये भी है, लेकिन इतना मैसिव डिक्लाइन नहीं आना चाहिए। सरकार को मैन्युफैक्चरिंग में इंसेंटिव देने पड़ेंगे अगर उनको अगले क्वार्टर में इसको मैच करना है, जो 23-24 में हुआ था। आगे आपकी इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई 10.5, ये भी डिक्रीज की 3.3। कंस्ट्रक्शन 13.6 थी, जो 7.7 आई, डिक्लाइन। ट्रेड्स, होटल, ट्रांसपोर्ट, ये इंक्रीज हुआ है 1.5, जो पॉइंट है 1.5 पॉइंट के करीब इसमें इंक्रीज हुआ है। फाइनेंशियल सर्विसेज और रियल स्टेट और जो ITES है उसमें 0.5 परसेंटेज पॉइंट की इंक्रीज हुई है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस और अदर सर्विसेज में भी 7.7 से 9.2%, जो इसमें थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। अब यहाँ पे आगे रीजंस क्या रहे, क्यों ऐसा हुआ। हाई फ्रीक्वेंसी डेटा फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी रिफ्लेक्ट्स सम इंप्रूवमेंट इन फेस्टिवल लोडेड Q4 वर्सेस Q3। द डेटा साइंस वर मिक्स्ड एट बेस्ट। जो लास्ट Q4 और Q3 में डिफरेंस ये रहता है कि जो फेस्टिवल हैं वो बेसिकली Q3 में होते हैं। तो अभी
जो क्वार्टर थर्ड हमारा आने वाला है, क्वार्टर थर्ड क्या आएगा हमारा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो हमारे जो मेनली जो फेस्टिवल्स है और जो न्यू ईयर है वो सब कहाँ आएगा, इन्हीं मंथ्स में आते हैं फेस्टिवल्स हमारे। तो उसमें क्या होता है, कंजम्पशन, कंजम्पशन, और कंजम्पशन कब होगी, जब प्रोडक्शन होगी। तो प्रोडक्शन होती है और कंजम्पशन बढ़ती है, तो जीडीपी का जो नंबर है वो हमेशा हाई आता है। तो इस तरह से इन्होंने इसको डिफाइन किया है। एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट वो भी हमारी घटी है, और उसका मेन रीजन है पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट जो है हमारा वो डिक्रीज हुआ है, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी, और ग्लोबल अनसर्टेनिटी क्यों है, क्योंकि रशिया यूक्रेन की वॉर है, इजराइल पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट है, और ये वो दो जोन हैं जहां पे बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्शन होती है। तो ये प्रोडक्शन ही, क्योंकि वॉर की वजह से कम हो रही है, तो वहाँ प्रोडक्शन कम होगी तो सप्लाई कम आएगी, फिर इंडिया रिफाइनिंग कम करेगा, रिफाइनिंग कम होगी तो उसका एक्सपोर्ट कम होगा, ये इसका मेन रीज़न है। लेकिन हमें जहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन मिला है वो मिला है रोबस्ट परफॉर्मेंस इन हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल। जो जीडीपी के ऊपर सेकंड वीडियो हमारा कल अपलोड होगा, उसमें हम एनालाइज करेंगे कि वो कौन कौन से स्टॉक हैं इन चार फील्ड से रिलेटेड, इन चार फील्ड से रिलेटेड जिनके ऊपर इन फिगर्स का फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंजीनियरिंग गुड्स में, फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल में। इनसे रिलेटेड स्टॉक्स को कल वाले वीडियो में हम एट लेंथ डिस्कस करेंगे। ये कंपोजिशन हमने एक्सप्लेन किया आपको किस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर है। और अब आते हैं फिजिकल डेफिसिट के ऊपर। उसका it reached 46.5% of budget estimate in the first 7 months of financial year 25 due to reduced capital expenditure and tax collection. कैपिटल एक्सपेंडिचर इसलिए कम हुआ क्योंकि जनरल इलेक्शन थे उसकी वजह से, और टैक्स कलेक्शन कम हुई है, ये कॉज ऑफ वरी है गवर्नमेंट को अपने टैक्स कलेक्शन को इंक्रीज करना है। कोर सेक्टर ग्रोथ increased by 3.1% in October, driven by positive growth in सीमेंट की ग्रोथ पॉजिटिव है और स्टील की पॉजिटिव है, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। और गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग जो है अब इंक्रीज की है, कब, अक्टूबर मंथ में। तो आज हमने जीडीपी के बारे में स्टडी किया, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में क्रिएटिंग वेल्थ स्टेप बाय स्टेप जो हम आपको करवा रहे हैं। वेल्थ क्रिएशन जो है वो स्टेप बाय स्टेप होगी। आपको इस कॉन्सेप्ट को, जीडीपी और इसका जो रिलेशनशिप है किसके साथ, स्टॉक मार्केट के साथ, और स्टॉक मार्केट में कौन कौन से स्टॉक डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होंगे, ये नहीं मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे या कुछ बहुत ज़्यादा घट जाएंगे, वो हमारा आइडिया ही नहीं है। कोई टिप्स देना, इस तरह से बताना हमारे हिमालयन स्टॉक गुरुकुल का मोटिव है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाना। अभी हमने कौन सा कॉन्सेप्ट समझा, जीडीपी, जीडीपी के कॉन्सेप्ट को हमने समझा, और इसका रिलेशनशिप इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ, स्टॉक मार्केट के साथ इसका क्या रिलेशन है, इसको हम अपने दूसरे वीडियो में समझेंगे। जीडीपी कॉन्सेप्ट का एक बहुत जबरदस्त कॉन्ट्रा पॉइंट है जिसको एंटाइथीसिस भी कहते हैं। जीडीपी अपने आप में कोई कंप्लीट पैरामीटर नहीं है। अब यहां पे देखिए आप, जीडीपी टेल यू अबाउट द साइज ऑफ इकोनॉमी, बट नॉट अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर आप प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान का जो सबसे पहला पन्ना है, उसको पढ़ेंगे तो उस पन्ने के ऊपर क्या लिखा हुआ है, इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट, हम क्या हैं, बेसिकली वेलफेयर स्टेट है। इकोनॉमी का साइज जितना मर्जी बड़ा होता जाए, अगर गरीबी खत्म नहीं होगी, इनइक्वालिटी खत्म नहीं होगी, एनवायरनमेंट सही नहीं होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ सही नहीं होगी, तो आप क्या करेंगे, बढ़ता रहे इकोनॉमी का साइज,
उससे जो अमीर है वो और अमीर होते जाएंगे। तो ये रॉबर्ट एफ कैनेडी जो हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन बहुत ही शानदार है। जीडीपी टेल यू अबाउट द साइज ऑफ इकोनॉमी बट नॉट अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसको एक्सप्लेन किया है इन्होंने आगे। इन्होंने एक्चुअल में क्रिटिसाइज किया है जीडीपी के मेजर को। क्यों? बिकॉज इट फेल टू कैप्चर द रियल वेलबींग ऑफ नेशंस पीपल। लोगों का वेलबींग को तो मेजर ही नहीं कर रही है। ये सिर्फ किसको मेजर कर रही है? इकोनॉमिक आउटपुट को, बस। इट डज नॉट अकाउंट फॉर फैक्टर लाइक इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि लोगों में इक्वालिटी आए, एनवायरमेंटल क्वालिटी, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है इस डेफिनेशन ऑफ जीडीपी के साथ। अब आप इकोनॉमिक साइज देखिए, बहुत बेहतरीन एग्जांपल है गुरुग्राम, जिसको गुड़गांव भी कहते हैं कॉमन पार्लेंस में। वहाँ की इकोनॉमी का साइज बहुत शानदार है, लेकिन एनवायरमेंट क्वालिटी क्या है वहाँ पे? जीरो नहीं है, इट इज इन माइनस। और हैप्पीनेस क्योंकि जो हाईएस्ट सुसाइड रेट है वो बड़े बड़े अर्बन सेंटर के अंदर है। जो हमारे कॉस्मोपॉलिटन है वहाँ उतना ही हाई डेथ रेट है, मतलब लोग खुश नहीं है। तो हैप्पीनेस के साथ जीडीपी का कोई लेना देना नहीं है, विच आर क्रूशियल फॉर असेसिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये जो जीडीपी है ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को नहीं डिफाइन करती, सिर्फ इकोनॉमिक आउटपुट को कैलकुलेट करती है, जो मैंने आपको बताया। तो ये जो हमारा हिमकॉर्प ई लर्निंग है, हमने आज यहाँ पे क्या स्टडी किया? हमने स्टडी किया जीडीपी, हमने स्टडी क्या किया? रीजंस ऑफ जो फॉल हुआ है जीडीपी Q2 फाइनेंशियल ईयर 25 का जो डाटा आया है वो डिक्रीज हुआ। रीजंस क्या रहे इसकी डिक्रीज के, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब इसका जो इफेक्ट है वो स्टॉक मार्केट के ऊपर मंडे को किस तरह से हैं। रिलेशनशिप बिटवीन जीडीपी एंड निफ्टी 50 चार्ट। ये जीडीपी का स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बताया था। हमारा जीडीपी का जो नंबर है Q2 का वो 5.4% आया है, जो कि बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हुआ है। और उसमें जो मेनली जो स्लो डाउन है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, हालांकि सर्विस सेक्टर की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी है, बहुत अच्छी तो नहीं है लेकिन अच्छी है। अभी हम स्टडी करेंगे जो जीडीपी का हमारा नंबर है, जीडीपी में और स्टॉक मार्केट में क्या रिलेशनशिप है दोनों में। कि जीडीपी डाउन होती है तो स्टॉक मार्केट क्या होगी? टेक्निकली, अगर फंडामेंटली, वो भी डाउन होनी चाहिए। अगर जीडीपी अप होती है तो जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्टॉक मार्केट भी ऊपर होनी चाहिए। लेकिन स्टॉक मार्केट बहुत सारे स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन होता है। लार्ज कैप है उसमें, मीडियम मिड कैप जिसको आप बोलते हैं वो है, स्मॉल कैप है, नैनो कैप है, माइक्रो कैप है। ये सब सारे कॉन्सेप्ट मैंने, जो हमारा एक और चैनल है जो बहुत जल्दी हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल क्लासेस, उसमें हम हिमालयन स्टॉक गुरुकुल क्लासेस, ये एक हम नया चैनल स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो इसके इंट्रोडक्शन के बारे में मैं आपको वीडियो बना के ज़रूर सेंड करूंगा। तो अब इस वीडियो पे वापस आइए आप, क्या रिलेशनशिप रहेगी यहाँ पे। ये जो आपके सामने ग्राफ है, ये ग्राफ है चार्ट जो है निफ्टी 50 का। अब निफ्टी 50 में आप देखिए, इसका जो आरएसआई है, आरएसआई जो 5 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर मैं लेता हूँ, क्योंकि मंडे को जो मार्केट खुलेगी तो सबसे बढ़िया जो इंट्राडे चार्ट पढ़ा जाता है वो 5 मिनट वाला चार्ट है। तो 5 मिनट के चार्ट के ऊपर जो जीडीपी नंबर है वो 46 के अराउंड है। तो ये जो आरएसआई का जो नंबर है वो 46 है। जो लो है, इसकी बेसिकली रेंज, नॉर्मल रेंज मानी जाती है 70 और 30। तो मीनिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी के आसपास है। तो डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी के आसपास अगर निफ्टी है तो इसका नेगेटिव ही इम्पैक्ट होना चाहिए कल। यहाँ पे आप देखिए एडीएक्स जो ये स्ट्रेंथ बताता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट ज़्यादा खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं।
तो ये देखिए आप 18 है, ये अगर लेस देन 25 होगा तो मीनिंग मार्केट पार्टिसिपेंट सेल कर रहे हैं ज़्यादा। तो ये भी क्या सिग्नल दे रहा है, एक नेगेटिव सिग्नल मंडे के लिए दे रहा है। वो हम देखेंगे आगे चल के कि मंडे को जब स्टॉक मार्केट खुलेगी तो निफ्टी 50 के ऊपर उस चीज़ का क्या इम्पैक्ट होगा, जो इम्पैक्ट है वो किस प्रकार से रहेगा जीडीपी क्वार्टर टू के नंबर्स का, ये हम मंडे को देखेंगे। लेकिन ये जो हमारी जीडीपी है, ये देखिए यहाँ पे इंडिया जीडीपी ग्रोथ 5.4% क्वार्टर टू में फाइनेंशियल ईयर 25 में रही है। इंडियाज इकोनॉमी जीडीपी स्लो डाउन, डाउनवर्ड स्लोप है इसका। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट जो रहा है, जिसका इम्पैक्ट कल स्टॉक मार्केट पे ज़रूर देखने को मिलेगा, जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है वो रॉबस्ट परफॉर्मेंस इन हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है दैट इज़ हाई एंड। जो हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं, इट मीन्स कि जो चाइना के साथ इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो अब क्लोज होती जा रही है, क्योंकि हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया बहुत अच्छा एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया है इंडिया ने पिछले करीब करीब 7-8 सालों से। अब इसमें जो मेन जो सेक्टर हैं जिनमें एक्सपोर्ट बढ़ा है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के कौन से स्टॉक्स हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स ने पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया है। जो क्वार्टर टू के डाटा आया है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो उसमें मेन टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर इंडिया में कौन है, डिक्सन टेक्नोलॉजी है, दैट्स नंबर वन। हेवल्स इंडिया है, पॉलीकैब है, बीएचईएल है एंड लार्सन एंड टूब्रो है। इसमें जो नंबर वन के ऊपर है दैट इज डिक्सन टेक्नोलॉजी। अब डिक्सन टेक्नोलॉजी है, इसके आप ग्राफ को देखिए, इसका जो चार्ट है, इसका चार्ट आप इसको देखिए पिछले 5 सालों से अगर आप चार्ट को ड्रॉ करेंगे तो अगेन यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनेगा। और 45 डिग्री एंगल का मीनिंग क्या है कि देयर इज़ अ राइज। तो अब आज की डेट में वो राइज के ऊपर है। और 23 के बाद हम अपने अलग वीडियो में आपको समझाएंगे कि ग्राफ को कैसे स्टडी करते हैं। लेकिन 23 के बाद आप देखिए 1 साल के अंदर मैसिव ग्रोथ हुई है, किसके अंदर, डिक्सन टेक में। और डिक्सन टेक के जो रिजल्ट हैं वो भी बहुत शानदार हैं, उसको हम अपने डिफरेंट वीडियो में कवर करेंगे। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी क्या है, अ लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनी विद अ फोकस ऑन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक टेलीविजन, वॉशिंग मशीन्स एंड स्मार्टफोन्स। ये ज़्यादातर इंडिया में बनते हैं और डिक्सन टेक ही इनको बनाती है। ये मेरा सेकंड वीडियो है पार्ट 2। ये लिंक मैं भी, इसका लिंक मैंने इसी वीडियो में भी दिया हुआ है, तो आप इसको भी ज़रूर देख सकते हैं। अब आते हैं हम सेकंड नंबर के ऊपर, कौन सी है, इंजीनियरिंग गुड्स, जिन्होंने बहुत पॉजिटिव परफॉर्मेंस दी। तो अब देख लेते हैं टॉप 5 कंपनीज कौन सी हैं स्टॉक मार्केट में लिस्टेड। दैट इज नंबर 1 लार्सन एंड टूब्रो, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। नंबर 2 बजाज ऑटो, नंबर 3 बीएचईएल, किर्लोस्कर ब्रदर्स एंड भारत फोर्ज। इसमें नंबर 1 के ऊपर है लार्सन एंड टूब्रो। अब लार्सन को आप देखेंगे अगेन, ये देखिए आप, अगेन इट इज मेकिंग 45 डिग्री एंगल। 45 डिग्री एंगल अगर 5 साल के चार्ट के ऊपर है, मीनिंग उन्होंने बहुत ही शानदार रिटर्न दिए हैं। और ये देखिए रिटर्न आप कितने हैं, अप्रोक्सीमेटली 180%। 5 साल में इन्होंने आपके पैसे को लगभग 2 गुना कर दिया है। 45 डिग्री का मीनिंग यही होता है कि आपका जो पैसा है 5 ईयर के स्पैन में वो डबल से ज़्यादा बढ़ना चाहिए। ये किस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं वो चार्ट वाले वीडियो में हम अलग से सीखेंगे। अब लार्सन एंड टूब्रो क्या करती है, अब मल्टीनेशनल कंपनी है ये, सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन इंजीनियरिंग नंबर 1, कंस्ट्रक्शन नंबर 2, मैन्युफैक्चरिंग नंबर 3 और टेक्नोलॉजी नंबर 4। इसके अपने बहुत सारे और एक कंपोनेंट जो इन्होंने यहाँ पे मिस कर दिया है दैट इज़ फाइनेंशियल। एक फाइनेंशियल सेक्टर में भी ये कंपनी है। और लार्सन एंड एल एंड टी के ऊपर
मैंने 3 वीडियोज़ की एक सीरीज़ बनाई है। आप ज़रूर उस सीरीज़ को देखिएगा। बहुत जल्दी मैं उसको लॉन्च करूँगा और इंडिया की अगर आप टॉप 10 कंपनीज़ निकालेंगे ना स्टॉक मार्केट के अंदर, तो इन टॉप 10 में एल&टी आपको हमेशा मिलेगी। अब हम आगे चलते हैं और ये मेरा फाइनल वीडियो है पार्ट 3 का। इसका लिंक भी मैंने नीचे दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। अब अगला जो हमारा थर्ड फील्ड है जिसके ऊपर जीडीपी नंबर का फ़र्क पड़ेगा, दैट इज़ फार्मा सेक्टर। तो फार्मा की जो हमारी टॉप कंपनीज़ हैं उसमें सन फार्मास्यूटिकल, डिविस लैब, सिप्ला, टोरेंट और मैनकाइंड। इसमें जो नंबर 1 के ऊपर है दैट इज़ सन फार्मा। ये सारी कंपनीज़ इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज़ हैं ये। और अभी मैं सिर्फ टॉप 5 की बात कर रहा हूँ और इनमें भी सन फार्मा को आप देखिए। सन फार्मा अगेन वही राइज इसमें है अप्रोक्सीमेटली 45 डिग्री की, लेकिन यहाँ पे आप देखिए इसकी ग्रोथ, इट इज़ 300% इन 5 ईयर्स। तो इसलिए हम इन कंपनीज को स्टडी करते हैं क्योंकि इनकी फिनोमिनल ग्रोथ रही है। और इस क्वार्टर में भी जबकि इंडिया की जो जीडीपी है वो धड़ाम से गिरी है, इंडिया की जो क्वार्टर 2 की जीडीपी है वो डिसमल, वेरी वेरी डिसमल है, फिर भी इन स्पाइट ऑफ दैट ये कंपनीज ऊपर जा रही हैं, मीनिंग ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं। और आपको जब भी कंपनीज को स्टडी करना है तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को स्टडी करना, फिर उसके बाद आपको सोचना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना है कि आप उसमें इन्वेस्ट करें कि ना करें। सन फार्मा इज द लार्जेस्ट फार्मा कंपनी इन इंडिया और सबसे शानदार ये देखिए, 6th लार्जेस्ट जेनरिक फार्मा कंपनी इन द वर्ल्ड। अब जो फोर्थ है हमारा दैट इज केमिकल सेक्टर। तो केमिकल में हमारी नंबर 1 कौन है? पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। एसआरएफ नंबर 2, गुजरात फ्लोरोकेमिकल दैट्स नंबर 3, दीपक नाइट्राइट 4, बीएसएफ दैट इज 5। इसमें भी नंबर 1 पे पिडिलाइट है। बियॉन्ड एनी डाउट इट इज़ वन ऑफ द फैंटास्टिक कंपनी। ये वही है फेविकोल का जोड़। पिडिलाइट इंडस्ट्री फेविकोल बनाती है। इसके रिटर्न भी आप देखिए 135% है। हालांकि पिछले 5 सालों में इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप 10 साल के चार्ट पे देखेंगे तो इट इज़ एक्सीलेंट। तो ये देखिए फेविकोल का ब्रांड बनाती है ये, और बहुत सारी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स हैं इसके। अडेसिव्स हैं, सीलेंट्स हैं, कंस्ट्रक्शन केमिकल हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं। बहुत ही ज़्यादा शानदार इस कंपनी की प्रोडक्शन है। तो ये 4 स्टॉक्स जो अभी मैंने आपको करवाए, कल आप स्टॉक मार्केट में इनको चारों स्टॉक को देखिएगा, इनके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए। अब आप जो थियरी मैंने आपको करवाई, कल आप खुद इसका प्रैक्टिकल करिएगा स्टॉक मार्केट में कि क्या ये स्टॉक किस तरह से बिहेव करते हैं। तो वहाँ पे आपको समझ आएगा कि ये स्ट्रेट लाइन का बिहेवियर नहीं है कि ये चारों ऊपर चले जाएंगे, और भी बहुत सारे फैक्टर। वीडियो को हम कंक्लूड करेंगे। शेल्बी एमसी डेविस की बहुत शानदार सेइंग है, इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग हॉल, डोंट गेट टू ग्रीडी एंड डोंट गेट टू स्केयर्ड। इसमें इन्वेस्ट, इसमें 3 वर्ड्स हैं। कौन से? हॉल दैट इज टाइम, लंबे पीरियड के लिए, ग्रीडी, और तीसरा जो वर्ड है दैट इज स्केयर्ड। टाइम स्पेन क्या होना चाहिए आपकी इन्वेस्टमेंट का? जितना लंबा आप होल्ड कर सकें, जितना लंबा होल्ड करेंगे उतनी वेल्थ बनाएंगे। ग्रीडी, ग्रीडी आपको यहाँ पे आपको लिंक करना है वॉरेन बफेट को। वॉरेन बफेट की लाइन है कि जब मार्केट में सभी लोग डरे हुए हों, स्केर्ड हों, तो आपको ग्रीडी होना है, और जब लोग बहुत ग्रीडी हैं तो आपको उल्टा होना है, आपको स्केर्ड होना है। और यहाँ पे वो ये बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत भी नहीं है, ना आपको ज़्यादा लालच करना है, ना आपको ज़्यादा यहाँ पे डरना है। आपको अच्छी फंडामेंटल एनालिसिस करनी है जो हम आपको सिखा रहे हैं, स्टॉक्स को स्टडी करना है, उसके बाद आपको इन्वेस्ट करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के, या अपने विवेक, अपना माइंड अप्लाई करके,
और फिर आपकी वेल्थ क्रिएशन से, जो वेल्थ क्रिएशन है उससे आपको कोई भी नहीं रोक सकता, आपकी वेल्थ क्रिएट होगी ही होगी। स्टॉक मार्केट गुरुकुल की जो क्लासेस हैं, जो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल की क्लासेस हैं, इन क्लासेस में हम हर एक वेल्थ मैनेजमेंट का हर एक एस्पेक्ट को हम स्टडी कर रहे हैं, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो आज ये जो, अगर आपको मेरा ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को। आप सब लोगों ने इस वीडियो को मेरे साथ यहाँ तक देखा, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।